हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र समझने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारी जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उनका मेन कारण क्या है। बच्चों, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि मनुष्य की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उनको पूरा करने वाले साधन सीमित हैं। इतना ही नहीं, इन सभी सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव है। वैकल्पिक प्रयोग मतलब कि इन साधनों को अलग अलग तरीके से हम उपयोग में ला सकते हैं। इसीलिए हमारे सामने चयन की समस्या पैदा होती है। मतलब हम इन रिसोर्सेज को कहाँ पर यूज करें। अब जाहिर सी बात है कि जो हमारी आवश्यकता अधिक तीव्रता की होगी, हम उन्हीं को पूरा करने के लिए अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। और यदि हमें किसी और आवश्यकता को भी अपना पूरा करना है, तो हमें अपनी रिसोर्सेज को पहली आवश्यकता से हटाकर दूसरी आवश्यकता की तरफ शिफ्ट करना होगा। यदि हम किसी एक वस्तु के उत्पादन से रिसोर्सेज को दूसरे वस्तु के उत्पादन में शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिससे हम दोनों वस्तुओं को प्रोड्यूस कर सकें। इन सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, यानी उत्पादन संभावनाएं। अगर हम इन उत्पादन संभावनाओं को टेबल के थ्रू प्रदर्शित करते हैं तो उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बोलते हैं। और अगर हम इन सभी उत्पादन संभावनाओं को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया? उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो दिए हुए संसाधनों तथा दी हुई तकनीक के साथ दो वस्तुओं के एक समूह के संयोग को उत्पादित करने की विभिन्न संभावनाओं को प्रकट करता है। अर्थात अगर हमें किन्हीं दो वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है तो उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसी दोनों वस्तुओं के ऐसे सभी कॉम्बिनेशंस को प्रदर्शित करता है जो कि हम दिए हुए संसाधनों और तकनीकों के साथ उत्पादित कर सकते हैं। अब बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र की क्या मान्यताएं होती हैं? मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते समय हम कुछ बातें मानकर चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं। पहली मान्यता है संसाधन दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास हम ये मानकर चलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हुए कि हमारे पास सीमित साधन है। सेकंड, दिए हुए संसाधनों का पूर्व एवं कौशल प्रयोग किया जाता है। बच्चों, हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है उनका हम पूरी तरह से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। थर्ड इज, उत्पादन की तकनीक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, हम यह भी मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो जो भी टेक्नोलॉजी है वो गिवन है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब बच्चों, यदि हम दो वस्तुओं का उत्पादन अपने दिए हुए रिसोर्सेज के माध्यम से करना चाहते हैं तो हमारे पास ये 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सपोज हमारे पास एक भूमि है जो गेहूं के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है और कॉटन के उत्पादन के लिए कम उपयुक्त है। अब सपोज हमें ये दोनों चीजों का ही उत्पादन उस भूमि के ऊपर करना है, तो बच्चों हमारे पास 5 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी हमारी क्या है कि हम पूरी भूमि पर गेहूं उगाएं और कॉटन ना उगाएं। यानी 10 किलोग्राम हम गेहूं उस भूमि पर उगा सकते हैं तो कॉटन की मात्रा कितनी होगी? 0। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जब हम गेहूं का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं भूमि के ऊपर और कॉटन का प्रोडक्शन केवल पूरी भूमि पर कॉटन का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 4 किलो कॉटन वहां पर हम उत्पादन कर सकते हैं। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है
कि सपोज हम थोड़ा सा कॉटन का प्रोडक्शन उस भूमि के ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? भाई रिसोर्सेज तो भूमि तो हमारे पास उतनी ही है, तो हम क्या करेंगे कि कॉटन का प्रोडक्शन 1 किलो बढ़ाने के लिए व्हीट का प्रोडक्शन 1 किलो कम कर देंगे। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि हम 9 किलोग्राम व्हीट उसके ऊपर उत्पादित कर लें और 1 किलोग्राम कॉटन। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम 2 किलोग्राम कॉटन भूमि के ऊपर पैदा करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? थोड़ा-सा व्हीट का उत्पादन कम करना होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले हम 9 किलो गेहूँ का उत्पादन कर रहे थे, अब हम 7 किलो गेहूँ का ही उत्पादन कर रहे हैं। तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 किलो कॉटन का उत्पादन करने के लिए हमें 2 किलो व्हीट का उत्पादन भूमि के ऊपर कम करना होगा। अब चौथी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि अगर हम 3 किलो कॉटन का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें 3 किलो व्हीट का प्रोडक्शन गेहूं के ऊपर कम करना होगा, तभी हम 3 किलो कॉटन का प्रोडक्शन उस भूमि के ऊपर कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि यह हमारी भूमि जो है वो व्हीट के प्रोडक्शन के लिए अधिक उपयुक्त है, इसीलिए कॉटन की थोड़ी सी मात्रा को ही भूमि के ऊपर बढ़ाने के लिए हमें व्हीट की ज्यादा से ज्यादा मात्रा को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी हम उस भूमि के ऊपर ज्यादा कॉटन को उगा सकते हैं। अब बच्चों ये हमारा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मतलब उत, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र होता है जिस पर हम जितनी भी हमारी उत्पादन की संभावनाएं हैं दो वस्तुओं को उत्पादन करने की, उन सभी को हमने प्रदर्शित किया है। अभी आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल देखा था जिसमें कि ए पॉसिबिलिटी थी, बी थी, सी थी, डी थी और ई, यानी 5 पॉसिबिलिटीज थी गेहूं और कॉटन को एक भूमि पर उत्पादन करने की। अब बच्चों देखिए, इसको ध्यान से समझिए। एक्स एक्सिस पर हमने कॉटन का उत्पादन लिया है और वाई एक्सिस पर हमने व्हीट का उत्पादन लिया है। अगर हम अपनी भूमि के टुकड़े पर ए पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 10 किलो व्हीट का उत्पादन करने के लिए जो कॉटन का उत्पादन कितना है? 0। ये हमारी ए पॉसिबिलिटी है। अब अगर हम कॉटन का उत्पादन 0 से 1 करना चाहते हैं, तो हमें व्हीट का प्रोडक्शन कितना करना होगा? 9 किलो, यानी 1 किलो व्हीट का प्रोडक्शन कम करने से 1 किलो कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। अब बच्चों अगर हम सी पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, तो आप देखेंगे कि 2 किलो व्हीट का प्रोडक्शन कम करने से 1 किलो कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। अगर हम डी पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, तो हम देखते हैं कि 3 किलो व्हीट का प्रोडक्शन कम करने से 1 किलो कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। और अगर हम लास्ट पॉसिबिलिटी यानी ई कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि 4 किलो कॉटन का प्रोडक्शन करने के लिए हमें व्हीट का प्रोडक्शन 0 करना होगा। तो ये हमारी 5 संभावनाएं हैं कि एक भूमि पर हम व्हीट और कॉटन के कितने कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है उत्पादन संभावना वक्र तथा अवसर लागत। अब देखिए, उत्पादन संभावना वक्र तो हमने पढ़ लिया, ये है हमारा उत्पादन संभावना वक्र, जिस पर हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन किन्हीं दो वस्तुओं को उत्पादित करने के शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अब सपोज बच्चों, अगर मैं कहूँ आपको कि आप या तो आर्ट ले सकते हैं या साइंस ले सकते हैं या कॉमर्स ले सकते हैं। अगर आप कॉमर्स में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, तो आप क्या करेंगे? आर्ट और साइंस को छोड़कर कॉमर्स लेंगे। कॉमर्स के बाद आपको थोड़ा सा साइंस में इंटरेस्ट है और सबसे कम आपको आर्ट साइड में इंटरेस्ट है। ठीक है। तो कॉमर्स लेने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम को त्यागना पड़ेगा और कला
जो वर्ग है उसको भी आपको उसका भी त्याग करना पड़ेगा। तभी आप कॉमर्स ले सकते हो, तीनों एक साथ तो नहीं ले सकते। तो कॉमर्स लेने की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कि आपको साइंस और कला को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? तो कॉमर्स छोड़ने की अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी होगी साइंस और कला। ठीक है? तो इसका मतलब अगर आप किसी किसी और एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कि यदि हम किसी भूमि पर गेहूं और चावल उगाना चाहते हैं, ठीक है? उस भूमि पर चावल ज्यादा अच्छा उग सकता है और गेहूं कम अच्छी उग सकती है। तो अगर हम चावल पूरा उस भूमि के ऊपर उगा लेते हैं तो हमें गेहूं के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा। तो चावल का उत्पादन करने की जो अवसर लागत होगी यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, वो गेहूं के उत्पादन का त्याग करना। अब इस वाले कर्व में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर आपको चावल का उत्पादन दिखाया गया है और वाई एक्सिस पर आपको गेहूं का उत्पादन दिखाया गया है। अगर आप अपने रिसोर्सेस को गेहूं के उत्पादन से हटाकर चावल के उत्पादन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो आपको क्या करना होगा? चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूं के उत्पादन को कम करना होगा। तो चावल का उत्पादन करने की जो अवसर लागत होगी वो क्या होगी? गेहूं का उत्पादन छोड़ना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको अवसर लागत क्या होती है? अब देखिए बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो आपका है उसकी क्या विशेषताएं होती है? सबसे पहली विशेषता, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नीचे की ओर ढलवा क्यों होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा, आप देख सकते हैं कि वो नीचे की तरफ झुकता हुआ होता है। नीचे की तरफ झुकता हुआ क्यों होता है? उसका कारण है कि एक वस्तु का उत्पादन अधिक बढ़ाने के लिए आपको दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना होगा। भाई आप अगर किसी भूमि पर गेहूं और चावल उगाना चाहते हैं तो चावल के उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए गेहूं के उत्पादन की मात्रा कम करनी होगी। अब दोनों चीजें तो आप सेम अमाउंट पर छोटे से भूमि के टुकड़े के ऊपर उगा नहीं सकते। तो इसीलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नीचे की तरफ ढलवा होता है जो कि ये शो करता है कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें कम करना होगा। अब जो दूसरी विशेषता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी की, वो ये है कि वह मूल बिंदु की तरफ नतोदर होता है। मूल बिंदु की तरफ नतोदर मतलब कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन इस तरह से शेप होती है ना आपकी, नीचे की तरफ झुकती हुई और मूल बिंदु की तरफ नतोदर, यानी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। इसका मतलब भी यही होता है कि एक वस्तु का उत्पादन अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की जो अवसर लागत होगी, सीमांत अवसर लागत होगी, वो बढ़ जाएगी। जैसे कि आपने पिछले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल कर्व में देखा कि अगर हम गेहूं और कॉटन का प्रोडक्शन एक भूमि के टुकड़े के ऊपर करना चाहते हैं तो जैसे जैसे हम कॉटन की मात्रा उस भूमि पर बढ़ाते जाएंगे, वीट की मात्रा पहले कम, फिर और ज्यादा कम, फिर और ज्यादा कम होती जाएगी। इसका मतलब कॉटन का उत्पादन करने के लिए जो वीट का उत्पादन का हमें त्याग करना होगा वही उसकी अवसर लागत होगी और वो हमारी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब मूल बिंदु की तरफ नतोदर होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। इसका अर्थ ये है कि अगर हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की जो अवसर लागत है, सीमांत अवसर लागत है, वो बढ़ती जाएगी। इसी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मूल बिंदु की तरफ नतोदर होता है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की तरफ नतोदर इसलिए होता है क्योंकि जब अधिक से अधिक संसाधन अवसर एक से अवसर दो में, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब हम रिसोर्सेस को अपने ट्रांसफर करते हैं तब सीमांत अवसर लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। मतलब कॉटन का प्रोडक्शन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो जो हमारी गेहूं के प्रोडक्शन को त्यागने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। बच्चों,
अभी तक हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ा कि उसकी शेप नीचे की तरफ झुकती हुई क्यों होती है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट किस तरह होता है। अब इस चित्र में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर कपड़े का प्रोडक्शन यानी उत्पादन दर्शाया गया है और वाई एक्सिस पर राइस का प्रोडक्शन दर्शाया गया है। इस चित्र में ए और बी रेखा, ये नीली रेखा के द्वारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को दिखाया गया है। बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि वह नीचे की तरफ झुकता हुआ इसलिए होता है कि एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना होता है और इसमें शर्त ये होती है कि जितने भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि हमने उन्हें पूरी तरह यूटिलाइज कर लिया है, उनका कुशलतम प्रयोग हमने कर लिया है। अब सपोज हम ये मानकर चलते हैं कि दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज गिवन है, वो रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज में इंक्रीज हो गया है। यानी हमारे पास जितने भी संसाधन थे वस्तुओं के उत्पादन के लिए वो बढ़ गए हैं। इससे क्या होगा, ए वस्तु का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और बी वस्तु का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन ए से बढ़कर ए डैश हो गया है और क्लॉथ का प्रोडक्शन बी से बढ़कर बी डैश हो गया है। इससे क्या होगा कि हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो ए बी से दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जो नया पीपीसी हमारा बनेगा वो होगा ए डैश बी डैश। अब सपोज जितने भी रिसोर्सेज हमें दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए दिए गए हैं उनमें कमी आ जाती है। मतलब पहले जितने रिसोर्सेज हमारे पास थे उत्पादन के लिए, अब उससे कम रिसोर्सेज हैं। तो क्या होगा, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ए बी के द्वारा दर्शाया गया है और इस स्थिति में हमने अपने रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन किया हुआ है। अगर हम दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको कम कर दें तो क्या होगा, ए वस्तु का प्रोडक्शन घटकर ए से ए डैश हो जाएगा, ए डबल डैश, और बी वस्तु का प्रोडक्शन घटकर बी से बी डबल डैश हो जाएगा। इससे हमारा जो नॉर्मल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बाईं तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि इस एरो के द्वारा आपको चित्र में दर्शाया गया है। अब बच्चों, हमने किस तरह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट होता है वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रोटेट किस तरह करता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर कपड़े का उत्पादन दर्शाया गया है और वाई एक्सिस पर राइस का प्रोडक्शन दर्शाया गया है। हमारे उत्पादन संभावना वक्र को ए बी रेखा, ये जो नीली रेखा है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब सपोज हम मानकर चलते हैं कि क्लॉथ के प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो गई है, इम्प्रूव हो गई है, लेकिन राइस के प्रोडक्शन की टेक्निक हमारे पास अब भी वही पुरानी वाली है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ए का प्रोडक्शन यानी राइस का प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा, लेकिन बी का प्रोडक्शन बढ़कर बी से बी डैश हो जाएगा, जैसा कि इस चित्र में एरो के द्वारा दर्शाया गया है। तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ से रोटेट करके आगे की तरफ इस तरह ए बी डैश के द्वारा दर्शाया गया है और यह तभी संभव है अगर कपड़ा बनाने की टेक्नोलॉजी हमारी इम्प्रूव हो जाती है। अब आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मल उत्पादन संभावना वक्र है वो नीली रेखा के द्वारा ए बी के द्वारा दर्शाया गया है। अब अगर हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा कपड़ा बनाने की टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है, लेकिन राइस बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी पहले से इम्प्रूव हो गई है, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा कि हमारा कपड़ा तो पहले की तरह ही उत्पादन होगा, लेकिन जो राइस का प्रोडक्शन है वो ए से बढ़कर ए डैश हो जाएगा, जैसा कि इस चित्र में एरो के द्वारा दिखाया गया है। इससे हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीछे की तरफ
रोटेट करेगा, जो आपको हरी रेखा के द्वारा इस चित्र में दिखाया गया है। और अब नया जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा वो हमारा ए डैश बी होगा। अब बच्चों, अभी तक हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट और रोटेशन कैसे होता है ये पढ़ा। अब इस स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना तो हमने पढ़ी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो यह दर्शाता है, उस पर जितने भी बिंदु होते हैं वो यह दर्शाते हैं कि एक वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए हमें दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन कम करना होगा। और हम इसमें ये मानकर चलते हैं कि हमने जितने भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन किया है। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो इस बिंदु के द्वारा दर्शाई गई है। ये जो लाल बिंदु चित्र में दिखाया गया है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नीचे है। इसका अर्थ है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, यानी उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जितने भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनका इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो हमारा एक्चुअल आउटपुट होगा, यानी जो हमारा एक्स वस्तु का प्रोडक्शन होगा और वाई वस्तु का प्रोडक्शन होगा वो कम हो पाएगा, क्योंकि पूरी तरह से रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बिंदु हमें यह दर्शाता है कि हमारी जितने भी दिए हुए रिसोर्सेज हैं एक्स गुड को प्रोड्यूस करने के या वाई गुड को प्रोड्यूस करने के, उनका पूरी तरह से कुशलतम उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब जैसा कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि एक बिंदु प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर की तरफ दर्शाया गया है, आउटसाइड द पीपीसी। ये हमारी तीसरी पॉसिबिलिटी है। इसका क्या मतलब है कि क्या हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं? शॉर्ट रन में यह हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उनसे हम एक्स और वस्तु का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए ये जो पॉइंट है ये अनअटेनेबल है, मतलब अप्राप्य है, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। यह तभी पॉसिबल है अगर लॉन्ग रन में हमारे पास रिसोर्सेज को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि हम एक्स गुड या वाई गुड का उत्पादन ज्यादा कर सकें, तब हम इस बिंदु को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जो बिंदु हैं वो क्या दर्शाते हैं। वो यह दर्शाते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नीचे का बिंदु है वो क्या दर्शाता है? वो यह दर्शाता है कि रिसोर्सेज पूरी तरह यूटिलाइजेशन उनका नहीं हो पा रहा है, ये अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और जो बिंदु प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर पड़ते हैं उनका वो यह दर्शाते हैं कि जितने भी हमारे पास गिवन रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी है उनमें यह बिंदु अटेन करना पॉसिबल नहीं।